नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक नोटिफाई में। दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान के सीरीज का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए जितने भी परीक्षाओं में विज्ञान के प्रश्न आते हैं और लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में विज्ञान के प्रश्न आते हैं, उसके लिए आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक दोस्तों, उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे जितने भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 CaSO4 × ½ H2O। ऑप्शन नंबर 2 जो है CaSO4 × 2 H2O, ये किसका सूत्र है? तो ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये जिप्सम का, और जिप्सम में से अगर 1.5 यानी 1.5 H2O निकाल देते हैं तो यह बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेरे प्यारे दोस्तों, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आप लोग देखते हैं हड्डियों के प्लास्टर में, हड्डियों की जब मरम्मत की जाती है उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वरांधानता या फिर रतौंधी। तो मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, तथा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। देखिए, दूर में यानी दूर में कम अक्षर है तो यहाँ भी उत्तल में कम है, और निकट में ज़्यादा है तो इसमें एक तरीका यह कि दू, इसमें ऊ की मात्रा रहे तो इसमें भी ऊ की मात्रा है। आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए, वरांधानता जो है यह एक आनुवंशिकी बीमारी है और इसको किसी भी प्रकार के लेंस से दूर नहीं किया जा सकता। वरांधानता में आपको लाल और हरे में फ़र्क नहीं पता चल पाता है। ठीक, और रतौंधी जो है यह विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से प्रक्रिया करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से प्रतिक्रिया करती है। इसका सांकेतिक अक्षर हो जाएगा Al। देखिए, एल्युमिनियम जो किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। वही तांबा, देखिए तांबा और जास्ता मिलाकर क्या बनाते हैं? तो ये पित्तल बनाते हैं। ठीक, इसका ट्रिक आप याद रख सकते हैं, पिताजी यानी पी से पीतल, पीतल किससे बनेगा? तो तांबा तथा जास्ता से। चांदी आपका हो जाएगा Ag तथा लेड को Pb से संकेत अच्छे से, लेड को ही ये शीशा है। ठीक ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है CO2 जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी जो है फिर से रंगहीन हो जाता है। यानी चूने के पानी में CO2 जब अधिक मिलाया जाता है तो रंगहीन हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी CO3 का होल ट्वाइस। ठीक, ये आपका इसका सूत्र हो जाएगा CaCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव के समान स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। यानी मानव जो है अपने स्पष्ट दूरी कितने सेंटीमीटर तक देख सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है उसकी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका में क्या पाया जाता है? देखिए, कोशिका में आपका कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लवक भी पाई जाती है, रिक्तिका भी पाई जाती है, यानी ये सभी पाए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है ए रिकेट्स, बी बेरी बेरी, सी स्कर्वी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए,
मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कर्वी। रिकेट्स जो है यह विटामिन डी की कमी से होता है। वहीं बात करें बेरी की तो यह विटामिन बी की कमी से होता है, B1 की कमी से। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों विटामिनों के रासायनिक नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसके माध्यम से आपको यह बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसका सही ट्रिक है रथ एक टाफी। रथ एक टाफी। तो देखिए सबसे पहला आता है विटामिन ए। विटामिन ए यानी रस है रेटिनल, ठीक। विटामिन बी का नाम थायमिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक। विटामिन डी का नाम तो कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का नाम हो जाएगा, ठीक। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। और बचा था टॉफी, ठीक। ट से टेकोफेरोल विटामिन ई का नाम, और फी से फिनोक्यूनिन जो है यह विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो आशा करता हूँ आपको यह ट्रिक पसंद आया होगा। रथ एक टॉफ़ी, ध्यान रखिएगा, रथ एक टॉफ़ी। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, बी का नाम थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टेकोफेरोल, के का विटामिन के का फिनोक्यूनिन। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लवण के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है। देखिए 7, देखिए जो पीएच मान होता है वह 0 से 14 तक होता है, ठीक। जिसमें 7 जो होता है यह उदासीन के लिए होता है, न्यूट्रल जो होता है। 7 से कम अम्लीय विलयन को दर्शाता है, और वहीं 7 से अधिक जो होता है वह क्षारीय विलयन को दर्शाता है, ठीक। 7 से 0 की तरफ जाइएगा तो उतना ही अधिक अम्लीय होगा, और वहीं 7 से 14 की तरफ जाइएगा तो वह उतना ही अधिक क्षारीय होगा। दोस्तों पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी, ठीक। वहीं इसका उत्तर मानते हैं तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है यह एक प्रकार का अम्ल है। बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम कार्बोनेट, ये तीनों जो हैं ये क्षार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से कबूतर जो है उसका रक्त गर्म होता है, ठीक। वहीं एक बहुत मशहूर प्रश्न है, मछली का हृदय कितने चेंबर का होता है। तो मछली का हृदय जो है वो 4 चेंबर का होता है, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पराध्वनि का मतलब है 20,000 हर्ट्ज, 20,000 माफ कीजिएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवाज़ उत्पन्न करने वाला जानवर। तो निम्नलिखित में से पोरपोइसेस जो है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। एक और चीज़ देखेगा, ध्वनि की इकाई जो होती है, ध्वनि का मात्रक, माफ कीजिएगा, ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, लेकिन जब ध्वनि को किस में मतलब हर्ट्ज में मापते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। देखिए किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहा जाता है। भार यानी वर्क का सूत्र होता है वर्क इज इक्वल टू mg। m जहाँ वस्तु का द्रव्यमान होता है, वहीं g जो होता है यह गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। यानी मान लीजिए हमारा द्रव्यमान 50 किलो है, तो भार लगभग कितना हो जाएगा, भार बराबर mg यानी 50 द्रव्यमान हो जाएगा। और वहीं g को हम लोग ऐसे तो g का मान 9.8 होता है, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम परीक्षा में 10 मान लेते हैं, और इसका तो यानी भार कितना हो जाएगा, तो भार 500 न्यूटन हो जाएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा,
द्रव्यमान जो है यह आप कहीं भी चले जाइए, चाहे किसी भी ग्रह पर चले जाइए, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, हमेशा भार में परिवर्तन आता है। तो एक प्रश्न बहुत है जैसे पूछता है कि यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 50 किलो है तो चंद्रमा पर क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर लगा के आ जाएंगे 50 गुना 1/6, क्योंकि चंद्रमा पर जो है त्वरण जो है वो 1/6 होता है, ठीक, पृथ्वी का त्वरण का 1/6 होता है। लेकिन यह गलत हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है हर जगह समान होता है, अतः चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 50 हो जाएगा। वहीं जब भार इसका पूछे तो भार आप 500 न्यूटन जैसे कि हम लोग निकाले हैं, 500 न्यूटन का 1/6 कर सकते हैं, तो ये चंद्रमा पर। तो ध्यान रखिएगा द्रव्यमान कहीं भी बदलता नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। देखिए मान लीजिए यह एक वृत्त है और इस पर कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक, तो ये कह रहा है कि केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। यही अगर कोई बल इससे दूर लगता हो तो उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक। केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और जैसे मक्खन निकालना या फिर वॉशिंग मशीन, ये सब जो है अपकेंद्रीय बल पर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आइए अगला गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह के तत्व के बाहरी कोश पूर्ण होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी परमाणु में देखिए नाभिक होता है, ठीक, उसके कक्षक होते हैं, तो उसमें नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले कक्षा में 2, उसके बाद 8, फिर यानी बाहरी कक्षा में कम से कम उसके 8 पूरे होने चाहिए। तो निम्नलिखित में से जो पूछ रहा है, तो यानी देखिए ये 18वां ग्रुप, यानी 18वें ग्रुप में जो होता है, 18वें ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनका बाहरी कोश पूर्ण होता है, ठीक। तो जैसे अभी 18वें ग्रुप के तत्व को ध्यान रखिएगा, निष्क्रिय तत्व या फिर इनर्ट गैस भी कहते हैं। जैसे इसमें आ जाता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन आदि, ये सारे जो गैस हैं ये इनर्ट गैस हैं। और इनका ये निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस इसलिए हैं क्योंकि इनका कोश जो है वो पूर्ण हो चुका है और ये उथल पुथल नहीं करते हैं, अपना जगह पर स्थिर रहते हैं, अतः इनको निष्क्रिय गैस का संज्ञा दी जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसके खाली स्थान में निरंतर परिवर्तित हो जाए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कोई वस्तु चल रही है, ठीक, यदि किसी पॉइंट पर चल रही है और यदि हम इस पर कोई असंतुलित बल देते हैं तो इसके वेग यानी चाल में हमेशा परिवर्तन आते रहेगी, ठीक, हमेशा परिवर्तन आते। इसका सही उत्तर हो जाएगा चाल। मान लीजिए यदि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही है और हम इस पर 2 न्यूटन का बल दे रहे हैं, ठीक, 2 न्यूटन का बल दे रहे हैं, तो ये वस्तु जो है, देखिए बल बराबर क्या होता है, F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा, ठीक, हालांकि F बराबर A में होता है लेकिन यहाँ पर नहीं। तो अगर हम किसी वस्तु पर हमेशा 2 न्यूटन का बल दे रहे हैं तो इसकी चाल में हमेशा परिवर्तन होते रहेगा, ठीक ना। देखिए जैसे कि हमने पीछे बताया कि द्रव्यमान में परिवर्तन कभी भी नहीं हो सकता, ठीक, और बल लगाने से आकृति में परिवर्तन भी नहीं होता है, ठीक। और भार, यदि भार किस पर डिपेंड करता है, तो भार देखिए, भार अभी हमने बताया था कि W बराबर mg, यानी भार जो है ये गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इसका ये भी नहीं है, यानी इसके चाल में परिवर्तन होते रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चाल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। मेरा प्यारे दोस्तों देखिए, फास्फोरस, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम यह बृहद पोषक तत्व हैं, ठीक। लेकिन यदि बात करें जिंक की,
तो ये सूक्ष्म पोषक यानी पौधे के लिए जिंक की बहुत कम आवश्यकता है, इसलिए इसको सूक्ष्म पोषक तत्व में माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है, प्रश्नों की सीरीज, आपको बेहद पसंद आ रहा होगा और आपको मैं बेहतर तरीके से समझा भी पा रहा हूँ। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।